तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि अब आपने सब कुछ सीख लिया है जीन, आपने काटना पीटना साटना और रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल बनाना, डायरेक्ट जीन ट्रांसफर, ये सब कुछ सीख लिया है। अब आपको बारी है कि आप ट्रांसफर कैसे, सॉरी, आप पहचानेंगे कैसे कि आपका जीन ट्रांसफर हुआ या नहीं हुआ। तो अभी जो मैं आपको बताने वाला हूं कि आप बहुत सारे होस्ट सेल है, उसमें किस सेल में आपका ट्रांसफर हुआ सक्सेसफुली, आपको ये पता लगाना है और उसको सेलेक्ट करके निकालना है, सेलेक्ट करना है, उसका स्क्रीनिंग करना है, पता लगाना है और सेलेक्ट करना है। तो अभी मैं जो कुछ भी चर्चा करूंगा वो मैं बात करूंगा रिकम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल ट्रांसफर करने के संदर्भ में, यानी कि इनडायरेक्ट जीन ट्रांसफर करने के बाद आप कैसे स्क्रीनिंग करेंगे कि आपका किस होस्ट सेल में रिकम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल जा चुका है। मतलब मैं अभी रिकम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल के संदर्भ में बात कर रहा हूं, डायरेक्ट जीन ट्रांसफर के संदर्भ में बात नहीं कर रहा हूं, इनफैक्ट करूंगा भी नहीं, क्योंकि वो आपके सिलेबस में नहीं है। और वो बहुत ज्यादा हाई फाई भी नहीं, उसके अलग अलग टेक्निक है, इससे तो अलग ही टेक्निक है, तो उस पर हम नहीं जा रहे हैं क्योंकि वो आपके सिलेबस में नहीं है। हम बात कर रहे हैं इनडायरेक्ट जीन ट्रांसफर करने के बाद आप कैसे पता करेंगे कि आपका जीन ट्रांसफर हुआ है या नहीं हुआ है। तो एक बात याद करो, कल कल जब मैंने आपको सिखाया था आरडीएनए मॉलिक्यूल बनाना, तो याद करो वहां पे दो केसेस बनते थे, याद आ रहा है, एक सेल्फ प्लैगेटेड वेक्टर और एक आरडीएनए, कुछ याद आ रहा हो अगर तो सपोज दैट आपका सारा काम इस टेस्ट ट्यूब में चल रहा है, आपका सारा काम इस टेस्ट ट्यूब में चल रहा है और आप इस टेस्ट ट्यूब में रिकम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल बनाने की तैयारी कर रहे हैं। तो मुझे जल्दी से बताओ, आप इस टेस्ट ट्यूब में कटा कटाया डिजायर्ड जीन डाले होंगे, हेलो, कटा कटाया डिजायर्ड जीन डाले होंगे। मैं बार बार डबल स्टैंडर्ड नहीं बनाऊंगा, टाइम पास होगा आई थिंक सो, ठीक है, इसलिए डबल स्टैंडर्ड बनाने का टाइम नहीं है। तो क्या आप ये डिजायर्ड जीन डाले होंगे? हाँ, कहीं से कट करके लाए होंगे, ओके। देन इसमें आप, ये मैं बता रहा हूँ आरडीएनए बनाने की टेक्निक, अच्छा। देन इसके बाद आपने इसमें प्लाज्मिड डाला होगा लाके कहीं से, हाँ बिल्कुल, प्लाज्मिड डीएनए डाला ही होगा तभी जाके आप बनाए होंगे। तो ये प्लाज्मिड है, ये प्लाज्मिड है, ये प्लाज्मिड है, ये अभी क्या है, प्लाज्मिड डीएनए। आप ये सारा केस जो कुछ भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इकोलाई के संदर्भ में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, बैक्टीरिया के संदर्भ में पढ़ा रहा हूँ। अब मुझे बताओ, क्या आपको ऐसा पता है कि प्लाज्मिड अगर इकोलाई से मैंने पीबीआर, ये कौन सा प्लाज्मिड है, पीबीआर BR 322, 322, मैं इसी के केस में सब कुछ पढ़ा रहा हूँ। तो क्या आपको इसमें पता है कि इसमें ऑन बोथ साइड दो सेलेक्टेबल मार्कर जीन होता है, कौन सा होता है, टेट्रासाइक्लिन और एम्पिसिलिन। टेट्रासाइक्लिन और एम्पलीसिलिन। तो सपोज दैट आप जो डिजायर्ड जीन यहां डाले हैं, ये क्या है, डिजायर्ड जीन है। आप जो डिजायर्ड जीन डाले हैं, तो मुझे एक बात बताओ, डिजायर्ड जीन डालने के लिए भी आप पहले पूरा प्रोसीजर किए होंगे, याद करो। डिजायर्ड जीन किसी न किसी आरी से काटे होंगे। सपोज दैट कि आपका पूरा का पूरा डीएनए मॉलिक्यूल था, व्हाट, डीएनए मॉलिक्यूल था ये, और उसमें एक पर्टिकुलर जगह पर आपका क्या था, डिजायर्ड जीन था, और उसको आपने कट किया था एक पर्टिकुलर एंजाइम से, और वो एंजाइम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम था, सपोज दैट BAM-H1, BAM-H1 था, और इससे आपने काट के निकाल लाया, और निकालने के बाद आपने टेस्ट ट्यूब, सारा काम टेस्ट ट्यूब में ही हो रहा है, आपने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाला है उसी के अंदर और काट के निकाल लिया। ये मतलब कि ये सारा काम, ये जो प्रोसीजर है पूरा इसको काट के निकालने का, ये आपने अलग टेस्ट ट्यूब में किया, और उसमें आपका डिजायर्ड जीन का सॉल्यूशन तैयार हो गया, कट के आपने आइसोलेट कर लिया उसको, पूरा प्रोसीजर मैंने सिखाया है इलेक्ट्रोफोरेसिस तक। उसके बाद इसको आपने इसमें डाल दिया, और इसमें आपने प्लाज्मिड भी, प्लाज्मिड आइसोलेशन करके, अब पता है, अब एक बात बताओ प्लाज्मिड आइसोलेशन कैसे करेंगे। प्लाज्मिड आइसोलेशन भी ठीक उसी प्रकार से करेंगे जैसे हम डीएनए मॉलिक्यूल को आइसोलेट करते हैं, जीएल इलेक्ट्रोफोरेसिस वगैरह, ठीक है, थोड़ा सा अलग प्रोटोकॉल है। तो सपोज आपने प्लाज्मिड भी ले आया पीबीआर 322 इकोलाई से निकाल के, और उस दोनों को सेम टेस्ट ट्यूब में डाल दिया। अब क्या हो रहा है, अब हो ये रहा है कि इसमें डिजायर्ड जीन घूम रहा है और प्लाज्मिड डीएनए घूम रहा है। क्या कभी कुछ होने वाला है इसके अंदर? कभी नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। तो करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको इसके अंदर डालना पड़ेगा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। अब मुझे बताओ, अगर आपको ये लाल वाले डिजायर्ड जीन ऐड करनी है इस प्लाज्मिड में कहीं पे भी, तो आप कौन सा एंजाइम यूज करोगे, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कौन सा यूज करोगे? BAM-H1। आपको BAM-H1 ही यूज करना पड़ेगा, क्योंकि आपको ये डिजायर्ड जीन BAM-H1 के काटने से ही मिला है। तो मुझे जल्दी से बता दो, BAM-H1 जब आप यूज करोगे
तो इस PBr 22 में कहां पर बाम H1 का साइट होता है, एग्जैक्ट मुझे बताओ। लो मैं आपके सामने बना रहा हूँ वेक्टर टेट्रासाइक्लिन के मॉलिक्यूल, ऊपर। इधर देखो मैं आपके सामने बना रहा हूँ, मैं आपके सामने यहाँ बना रहा हूँ। दिस वन इज बाम H1, मतलब दिस वन इज प्लाज्मिड वेक्टर मॉलिक्यूल। और मैंने क्या बोला कि यहाँ पर एंटीबायोटिक रेसिस्टेंसिन, एंटीबायोटिक रेसिस्टेंसिन। लो मैं आपको बता भी देता हूँ, दिस एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस एम्पलीसिडिन रेसिस्टेंसिन एंड दिस इज टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंसिन। बाकी आपको पूरा फीचर मैंने पढ़ाया इसके बारे में। मुझे बताओ इसमें कहां पर साइट है बाम H1 का? टेट्रासाइक्लिन के ऊपर। टेट्रासाइक्लिन पे, दिस वन ऊपर की तरफ। तो क्या ये सारा काम टेस्ट में हो रहा है? तो क्या जब आप यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डालेंगे बाम H1 तो क्या यहाँ पे कट लग जाएगा? हाँ। यस सर। तो क्या ऐसे एक वेक्टर मॉलिक्यूल है? नहीं, ऐसे तो कई सारे वेक्टर मॉलिक्यूल हैं टेस्ट ट्यूब में। तो मुझे बताओ नतीजा क्या होगा जब आपने ये सब कुछ किया? तब तक में आपका डिजायर जीन भी कट के मिल चुका है आपको। लो डिजायर जीन भी आपको कट के अलग मिल चुका है। तो बताओ अब क्या नतीजा होगा? अब इसके अंदर डिजायर जीन भी घूम रहा है और क्या घूम रहा है? कट के हुए प्लाज्मिड वेक्टर घूम रहे हैं। अब आपको फर्दर रेसिस्टेंस एंजाइम का काम हो चुका है, अब आपको फर्दर स्टेप के लिए क्या करना है, क्या ऐड करना है उसमें, जल्दी बताओ। डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज। तो आप उसी टेस्ट ट्यूब में क्या ऐड करने वाले हैं, जल्दी बताओ। डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज। जैसे ही आप डीएनए लाइगेज ऐड करेंगे तो बताओ आपके सामने कितनी पॉसिबिलिटीज हैं? दो। एक तो पॉसिबिलिटी है जो कट हुआ है वही फिर से जुड़ जाए, तो लो जोड़ देता हूं आपके सामने। एक पॉसिबिलिटी ये है कि जो कट हुआ है वही फिर से जुड़ जाए, तो लो। और एक पॉसिबिलिटी है कि जो कट हुआ है वो ना जुड़े, वो ना जुड़े। तो क्या जुड़े भाई? तो रिकम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल बनने के लिए वहां पे क्या जुड़ना चाहिए बताओ? डिजायर्ड जीन। तो लो ये क्या है तुम्हारा एम्प्लिसिन रेसिस्टेंसिन, ये क्या था टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंसिन। एम्प्लिसिन रेसिस्टेंसिन, टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंसिन। आपका एम्प्लिसिन रेसिस्टेंसिन अभी भी एज इट इज है, उसमें किसी प्रकार का कोई छेड़छाड़ हमने नहीं किया है। तो हमने छेड़ किया कहां था? छेड़ हमने यहां पे किया था बाय द यूज ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस बाम H1। तो आपने कहा कि दो पॉसिबिलिटीज है, एक तो ये पॉसिबिलिटीज है और एक ये पॉसिबिलिटीज है। पहला पॉसिबिलिटीज है जहां कट लगा वो फिर से दोबारा जुड़ जाए। तो बता अगर दोबारा फिर से जुड़ गया तो क्या टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंसिन फिर से एक्टिव हो गया? हाँ। तो क्या डीएनए लाइगेज मॉलिक्यूल यहाँ पे भी एक्ट किया है? अरे हाँ भैया, डीएनए लाइगेज तो यहाँ पे भी एक्ट किया और डीएनए लाइगेज तो यहाँ पे भी एक्ट किया है। डीएनए लाइगेज तो दोनों जगह एक्ट किया है, लेकिन यहाँ पे डीएनए लाइगेज ने कटे हुए सेगमेंट को ही जोड़ दिया। लेकिन यहाँ जब डीएनए लाइगेज आया जोड़ने के लिए तो उसने किसको जोड़ा? उसने डिजायर्ड जीन को जोड़ा है, उसने डिजायर्ड जीन को जोड़ा है। तो बताओ ये क्या है? ये डिजायर्ड जीन है। तो क्या अब यहाँ पे टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंस इनएक्टिवेटेड रहा होगा? नहीं, उसका इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो गया होगा। तो मुझे जल्दी से बताओ मैं इसको क्या बोलूंगा? सेल्फ लाइगेटेड वेक्टर, यस और नो? और इसको क्या बोलूंगा? Yes, sir. आरडीएनए मॉलिक्यूल, यस RDNA। और यस नो? सर। अच्छा एक केस और हुआ होगा जिसकी हम चर्चा ही नहीं करते हैं। हो सकता है आरडीएनए लाइगेज मॉलिक्यूल पहुंच ही ना पाया हो, जुड़ा ही नहीं हो, खत्म हो जाएगा, उसका कोई चर्चा नहीं, अस्तित्व नहीं है, उसका चर्चा नहीं कर रहे। चलो अब मुझे बताओ ये सब कुछ कहाँ है, हवा में या टेस्ट ट्यूब में? टेस्ट ट्यूब में। ये सब कुछ टेस्ट ट्यूब में है, ठीक है। अब मुझे एक बार बताओ ऐसे टेस्ट ट्यूब में एक सेल्फ लाइगेटेड वेक्टर है या कई सारे? कई बहुत सारे। सारे। ऐसे ही आरडीएनए मॉलिक्यूल भी एक है या कई सारे? जल्दी बताओ। कई सारे। कई सारे। कई सारे, ठीक है, कई सारे हैं। अब मुझे एक बात बताओ कि अब आपको उसमें से कोई चिक चिक के तो नहीं बोल रहा ना कि मैं आरडीएनए मॉलिक्यूल हूं, या कोई चिल्ला चिल्ला के ये भी तो नहीं बोल रहा कि मैं सेल्फ लाइगेटेड वेक्टर हूं? नहीं बोल रहा, और आप पहचान भी नहीं सकते। अब ये फर्जी दिमाग मत लगा लेना कि मैं इन दोनों को ना एक बार जेल रन करा लूंगा और पता कर लूंगा। जेल रन कराने से क्या हो जाएगा भाई? एक बात बताओ बुद्धू, इधर देखो, इस सेगमेंट से जो कटा था सेगमेंट, क्या एज इट इज उसी साइज का डिजायर जीन भी वहां पे जुड़ा होगा? अरे हाँ भाई, तभी तो जुड़ा है। यस सर। जेल रन कराने का कोई फायदा नहीं, नॉनसेंस है भाई। ना आपको उसमें से कोई चिक चिक के चला चला के बोल रहा है कि मैं आरडीएनए हूं, मैं सेल्फ लाइगेटेड वेक्टर हूं, तो करेंगे क्या? कुछ नहीं कर सकते हैं, दोनों ट्रांसफर करो, आपको पता ही नहीं है अभी। तो अब अगला स्टेप क्या होगा? सब टेस्ट ट्यूब में है। अब आप क्या करोगे? फ्रेश टेस्ट ट्यूब लाओगे जिसमें आपका ई कोलाई का सस्पेंशन होगा। सपोज दैट आप जूलॉजिस्ट हैं,
आप बायोकेमिस्ट हैं, आप बोटेनिस्ट हैं, तो आपके पास इन जनरल आपके पास इन जनरल इकोलाई का सस्पेंशन नहीं होगा, क्योंकि वो माइक्रोबायोलॉजी वाले के पास होता है, आप खरीद के मंगवा लो। तो आप क्या कर रहे हो, नेक्स्ट स्टेप में इकोलाई ला रहे हो। ये मान लो टेस्ट ट्यूब में इकोलाई का सस्पेंशन है, मतलब कल्चर्ड किया हुआ इकोलाई है। इकोलाई में बोल रहा हूं, पूरा का पूरा इकोलाई बैक्टीरिया, ये लो इकोलाई है। अब मैं इसको बाहर बना रहा हूं इसको समझने के लिए, ठीक है, अभी बना दूंगा बाहर, रुक जाओ। ये इकोलाई है। अब मुझे बताओ इकोलाई के पास अपना खुद का वो होगा डीएनए मॉलिक्यूल, हाँ खुद का जीनोम होगा। चलो खुद का जीनोम तो रहने दो, लेकिन पता है ये जितने भी आपने यहाँ पे इकोलाई यूज किए हैं एज ए होस्ट सेल, ये इकोलाई एज ए होस्ट सेल यूज होने जा रहा है। ओके, पता है ये नॉर्मल इकोलाई नहीं है। क्या नॉर्मल इकोलाई के पास, सुना ध्यान से, क्या नॉर्मल इकोलाई के पास, इकोलाई तो इकोलाई, क्या नॉर्मल इकोलाई के पास खुद का अपना प्लाज्मिड वेक्टर होगा, यस और नो? यस सर। हाँ खुद का प्लाज्मिड डीएनए मॉलिक्यूल होगा। लेकिन हमने ये ऐसे इकोलाई लाए हैं जिसको हमने डीप्लाज्मिलाइज्ड कर दिया है। डीप्लाज्मोलाइज्ड नहीं बोल रहा हूं, डीप्लाज्मोलाइसिस अलग हो जाता है, डीप्लाज्मिलाइज्ड कर दिया मतलब इसका प्लाज्मिड रिमूव कर दिया है। अब कैसे करते हैं, ये प्रोटोकॉल आप में है नहीं तो सिखा देता मैं आपको। बाय फर्दर केमिकल रिएक्शन हम इसके प्लाज्मिड डीएनए को डिस्ट्रक्ट कर देते हैं, तो उसका प्लाज्मिड डीएनए डिस्ट्रॉय हो जाता है, बैक्टीरिया जिंदा रहता है। अच्छा, तो ये हमने इस पर्पस के लिए, इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट के पर्पस के लिए ही हमने ऐसा काम किया। ओके, अब क्या करना है बताओ, इस टेस्ट ट्यूब में इसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन इंसर्ट करो, करो, कर दिया। तो बताओ इसमें क्या क्या गया, सेल्फ लिगेंड वेक्टर भी गया, यस और नो? यस सर। और इसमें आरएनए मॉलिक्यूल भी गया, यस और नो? अब बताओ उसमें आरएनए मॉलिक्यूल और सेल्फ लिगेंड वेक्टर का एक मॉलिक्यूल गया या घने सारे? घने सारे। बहुत सारे। अब मुझे एक बात बताओ, कौन सा इसमें बैक्टीरिया इकोलाई जो है डीप्लाज्मिलाइज्ड इकोलाई एक है घने सारे? घने सारे। अब मुझे बताओ इसमें से ऐसा तो है नहीं कि सेल्फ लिगेंड वेक्टर आने के साथ ही ये वाला बैक्टीरिया बोलेगा मैंने इसके साथ रिजर्वेशन कर रखा है मैं लूंगा, ये बोलेगा मैंने इसके साथ रिजर्वेशन कर रखा है, ये बोलेगा मैंने ऐसे तो है नहीं। इट्स प्योरली रैंडम प्रोसेस, प्योरली रैंडम प्रोसेस, किसी प्रकार का बाइसिंग नहीं है यहाँ पे, प्योरली रैंडम है कौन किस में जाएगा। लेकिन हाँ एक बात है, कोई भी किसी में जाए केसेस 3 बनते हैं, कोई किसी में जाए कोई बात नहीं है, लेकिन केसेस 3 बनते हैं। अच्छा, तो कौन से केसेस बनते हैं भाई, केसेस कौन से बनते हैं तो देख लू मैं एक बार। तो केसेस ये बनते हैं, केसेस ये बनते हैं कि, अरे यार मैं बोर्ड पे उधर से लिखा हूं नहीं, मैं पेज लेना भूल गया, पेज कैसे लेते थे आगे? इस बोर्ड पे बहुत दिन से लिखा नहीं था ना, नोट से ही पढ़ा रहा था उधर, कहाँ से लेते थे पेज, याद है किसी को? हम लोगों को दिखता तो नहीं, दिखता नहीं था। नेक्स्ट पेज लेते थे ना? ये कॉर्नर में आते थे स्लाइड के कहीं पे। अच्छा हाँ हाँ नीचे है, नीचे है, आ गया नेक्स्ट, हाँ आ गया, ओके ओके, हाँ थैंक यू। हाँ तो क्या बोला था मैं, तो केसेस 3 ही बनते हैं। तो कौन कौन से केसेस हैं, आ जाओ अगले पेज पे लेके चलते हैं। 3 ही केसेस हैं, 3 ही केसेस हैं, यहां से 3 केसेस हैं, 1 2 और 3। तो आ जाओ अगले पेज पे चलते हैं। हाँ तो कौन कौन से 3 केसेस हैं भाई? एक तो केस ये है, ये सब कुछ टेस्ट ट्यूब में हो रहा है भाई साहब, मेरे ध्यान रखना, चाहो तो लो मैं बड़ा सा टेस्ट ट्यूब बना देता हूँ, एक ही सिंगल टेस्ट ट्यूब में हो रहा है सब सारा काम, आपके कॉपी में इस टाइप से टेस्ट ट्यूब में नहीं बना हुआ है, ठीक है। अब क्या हो रहा है भाई, देखो यहाँ पे ध्यान से देखो इधर, एक केस ये है, एक केस ये है, और एक केस ये है, 3 केसेस हैं। 3 केसेस बता रहा हूं, बाकी सेल तो कई सारे हैं। हर इकोलाई का अपना नॉर्मल जीनोम तो अभी भी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब केसेस ये बनता है कि एक में, यहां पर फर्स्ट वाले केस में मान लो गया तो है कुछ, ट्रांसफर तो हुआ है कुछ, तो लो सेकेंड वाले में भी कुछ ट्रांसफर तो हुआ है, और थर्ड वाले में कुछ ट्रांसफर ही नहीं हुआ है। कुछ एक बात बताओ यार मेरे, एक बात बताओ, यहाँ पे जब ये आया सेल्फ लिगेंड वेक्टर,
तो हो सकता है कि कई सारे इकोलाई सेल्फ लिगेटेड वेक्टर को अपटेक करें तो एक केस ये बनेगा, हेलो, और कई सारे बैक्टीरिया आरडीएनए को लेंगे तो एक केस ये बनेगा। अच्छा, कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी तो होंगे इन दोनों में से किसी को ना ले पाए, तो वो भी तो एक केस है यार, वो भी तो एक केस है। अच्छा, तो उस केस को हम यहाँ क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, अभी देखना क्यों। तो अब मान लो कि पहले वाले केस में सपोज दैट सेल्फ लिगेटेड वेक्टर गया है, सपोज दैट सेल्फ लिगेटेड वेक्टर गया है, दिस इज सेल्फ लिगेटेड वेक्टर, और इस वाले केस में मैं बोल रहा हूं आरडीएनए गया है। तो बताओ आप इस दोनों को डिफरेंशिएट कैसे करोगे, यही तो डिफरेंशिएट करना है। अच्छा, तो मैं तो बता, अगर मैं कह रहा हूं कि सेल्फ लिगेटेड वेक्टर गया है, तो यहाँ पे अम्प्लिसिन स्टेंसिन होगा, हाँ, टेट्रासाइक्लिन Yes, sir. स्टेंसिन होगा, हाँ, यस सर, आरडीएनए गया तो क्या अम्प्लिसिन स्टेंसिन होगा, हाँ, टेट्रासाइक्लिन स्टेंसिन होगा, नहीं, क्योंकि वो नो सर, इंसर्शनली इनएक्टिवेट हो गया है, तो उसके बीच में क्या आ गया इसकी वजह से, तो उसके बीच में डिजाइड जीन आ गया डिजाइड है। जीन, ये देखो लाल वाला, दिस इज डिजाइड जीन। तो लो मैं इन शॉर्ट लिख देता हूँ, ए लिख देता हूँ, ये ए अम्प्लिसिन रेसिस्टेंस जीन है, ये टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंस जीन है, यहाँ अम्प्लिसिलिन रेसिस्टेंस जीन है, लेकिन यहाँ टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंस जीन नहीं है। अब सुना ध्यान से, एनसीईआरटी में एक प्रोसेस लिखा है, प्रोसेस ये है, ट्रांसफर ऑफ समथिंग इन द बैक्टीरिया फ्रॉम द आउटसाइड, प्रोसेस इज कॉल्ड एज ट्रांसफॉर्मेशन। अरे याद करो, मॉलिक्यूलर में भी पढ़ाए थे, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में ट्रांसफॉर्मेशन, ग्रिफिथ प्रोसेस, ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट में याद है, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफरिंग ऑफ समथिंग फ्रॉम द आउटसाइड टू द बैक्टीरिया, याद आ रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस। तो अगर किसी के अंदर कुछ गया है तो इसका मतलब ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, बाहर से कुछ गया है, और जिसके अंदर नहीं गया उसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ है। तो बता, जिसका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, क्या मैं उसको ट्रांसफॉर्मेंट कह सकता हूं, जल्दी बोलो। यस सर, yes, और जिसके अंदर कुछ नहीं गया तो क्या मैं उसको नॉन ट्रांसफॉर्मेंट कह सकता हूं। यस सर, तो मैं ट्रांसफॉर्मेंट के लिए टी यूज कर रहा हूं, तो बताओ ऊपर वाले दोनों क्या हो गए, ट्रांसफॉर्मेंट, और नीचे वाले नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, क्योंकि इसमें बाहर से कुछ गया नहीं। तो बोले कि सर इसका खुद का प्लाज्मिड कहाँ गया, इसलिए तो बोला पहले कि इसका प्लाज्मिड मैंने उड़ा दिया था, डीप्लाज्मिलाइज्ड लिया था, पहले ही बोल दिया ना मैंने, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये मैंने डीप्लाज्मिलाइज्ड लिया है, ठीक है, इसलिए तो बोला था। क्यों लिया था अभी आपको कारण समझ में आ जाएगा, क्यों लिया था अभी आपको कारण समझ में आ जाएगा। चलो, तो ऊपर वाले दोनों ट्रांसफॉर्मेट हो गए। अब मुझे एक बात बताओ, इन दोनों में किसके अंदर रिकम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल गया है, बीच वाले में, बीच वाले में, बीच वाले तो में, क्या, लेकिन दोनों ही ट्रांसफॉर्मेंट है, गया दोनों के अंदर कुछ ना कुछ है, लेकिन ऊपर वाले में गया सेल्फ लिगेटेड वेक्टर, तो क्या मैं इसको ट्रांसफॉर्मेंट नॉन रिकम्बिनेंट बोल सकता हूं, क्योंकि इसके अंदर रिकम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल नहीं गया है, बोलो। यस सर, अच्छा, तो क्या मैं इसके नीचे वाले को ट्रांसफॉर्मेंट रिकम्बिनेंट बोल सकता हूं, क्योंकि इसके अंदर आरडीएनए गया है। yes, sir, तो बताओ नीचे वाले को क्या बोलूंगा, सबसे नीचे वाले को नॉन ट्रांसफॉर्मेंट नॉन नॉन रिकॉम्बिनेंट। रिकम्बिनेंट, तो बताओ यही तीन केस बने, तो क्या ऐसे एक एक बैक्टीरिया ही बने होंगे, ट्रांसफॉर्मेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट, ट्रांसफॉर्मेट रिकॉम्बिनेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेट नॉन रिकॉम्बिनेंट, क्या ऐसे घने सारे बैक्टीरिया बने होंगे, घने सारे ऐसा, बने ऐसे तो घने सारे बने होंगे भाई, ऐसे यहाँ पे गुच्छा होगा मान लो। और क्या वो ऐसे सेपरेटेड होंगे टेस्ट ट्यूब में जैसे मैंने बनाया, नहीं, नो सर, वो तो No, रैंडमाइज होंगे, sir. इधर उधर घूम रहे होंगे, ये तो मैंने आपको पढ़ाने के लिए बनाया है ऐसा, ताकि आपको केस समझ में आए। तो ऐसे तो घने सारे बैक्टीरिया घूम रहे हैं, अब आपको उसमें से, अच्छा बताओ इसमें से आपका काम का कौन है, केवल बीच वाला, यस, तो अब आपको उसको क्या करना है, आइसोलेट करना है। लेकिन अभी भी चला गया, हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया जिसमें होना था, क्या जिसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, क्या वो सेल चिक चिक के चला चला क्या बोल रहा है कि मैं हूं ट्रांसफॉर्मेंट रिकम्बिनेंट, मुझे ले चलो, नहीं, तो क्या करें, तो अब अगला स्टेप सुनिए। अब आप ये पूरा कल्चर तैयार कर चुके हैं, जिसमें आपका 3 टाइप का सेल है, इकोलाई है, ट्रांसफॉर्मेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट, ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट। चलो आगे का स्टेप मैं बताऊं, लेकिन इससे पहले मुझे एक बात बताओ, मैं जो पूछूंगा वही बताना, उससे ज्यादा कुछ नहीं। पहले वाले केस में ट्रांसफॉर्मेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट के पास एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस है, यस सर, टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंस है। हाँ, है, सेकंड वाले केस में ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट में एंटीबायोटिक एम्प्लिसिन रेसिस्टेंस है, हाँ है, टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंस है। है, नहीं, नहीं है, लास्ट वाले केस में बताओ, इसके पास एम्प्लिसिन रेसिस्टेंस है, नो सर, नहीं है, इसके पास टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंस है।
नहीं। तो नहीं। अब सोच समझ के बताना आराम से। अगर मैं इस वाले बैक्टीरिया पर एम्पलीसिलिन एंटीबायोटिक अप्लाई करूं तो क्या प्रभाव पड़ेगा, और टेट्रासाइक्लिन अप्लाई करूं तो क्या प्रभाव पड़ेगा, आपको बताना लाइव और डेड। बताओ, अगर मैं अप्लाई करूं एम्पलीसिलिन तो पहला वाला जो ट्रांसफॉर्मेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट है, क्या ये मरेगा या जिंदा रहेगा? लाइव रहेगा। जिंदा रहेगा। जिंदा रहेगा, क्योंकि इसके पास एम्पलीसिलिन रेजिस्टेंस जीन है, तो ये लाइव रहेगा। अगर मैं टेट्रासाइक्लिन डालूं तो भी लाइव तो भी रहेगा। जिंदा तो भी रहेगा। लाइव रहेगा, क्योंकि इसके पास टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन भी है। ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट, अगर मैं इसमें एम्पलीसिलिन डालूं तो ये जिंदा रहेगा कि मरेगा? जिंदा जिंदा रहेगा। रहेगा। जिंदा रहेगा, क्योंकि इसके पास एम्पलीसिलिन रेजिस्टेंस जीन है। अगर टेट्रासाइक्लिन डालूं तो मर जाएगा। मर जाएगा, क्योंकि तो इसके मर पास जाएगा। टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन था तो सही, लेकिन इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो चुका है उसका, जो आरडीएनए आया है यहाँ पे। थर्ड वाले केस में होता, अगर मैं एम्पलीसिलिन डालूंगा तो, डेड। मर जाएगा। और टेट्रासाइक्लिन डालूंगा तो डेड। उसमें भी तो डेड भी हो डेड। जाएगा। एक्चुअल में इस बैक्टीरिया के पास था दोनों ही एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, लेकिन हमने इसको डीप्लाज्मिलाइज्ड कर दिया था। हमने इसको डीप्लाज्मिलाइज्ड कर दिया था। अब थोड़ा सा आपको समझ में आ रहा होगा हमने डीप्लाज्मिलाइज्ड क्यों किया था, अभी और आगे समझ में आएगा, रुक जाओ। तो ये मैंने आपको कंसेप्ट के लिए बताया, अभी मैं अगला स्टेप नहीं बताया हूँ। कंसेप्ट आपको क्लियर है कि कौन मरेगा कौन जिंदा रहेगा। भाई साहब देख लो, मैं जो भी आपको पढ़ा रहा हूँ ना, बड़े बड़े लोग ये कंफ्यूज रहते हैं, इसलिए लोग जेनेटिक इंजीनियर नहीं बनना चाहते हैं, भागते हैं जेनेटिक इंजीनियर बनने से। मैं अपने क्लासेस में मास्टर एमएससी में मैं देखता हूँ, मेरे क्लास की 90% आबादी इस कंसेप्ट में कंफ्यूज है, अभी भी कंफ्यूज है। जबकि सेकंड सेमेस्टर में पढ़ लिया जेनेटिक इंजीनियरिंग, पास भी कर गया, एग्जाम भी पास कर गया, मार्कशीट में नंबर भी चढ़ गया, ठीक है, फिर भी कंफ्यूज है। जबकि मैंने कई लोगों को पर्सनली समझाया, फिर भी वो अभी भी कंफ्यूज है, कहाँ पे कौन जिंदा रहेगा। जबकि बड़ा ही सिंपल है भाई, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ये कोई हाईफाई चीज नहीं है यार, ये बहुत सिंपल है। बस वही है कि रेसिस्टेंस जीन से कोरिलेट करना आना चाहिए, कि जिसके पास रेसिस्टेंस जीन है वो नहीं मरेगा, जिसके पास नहीं हो मर जाएगा। और दूसरा आपको ध्यान में लेकर चलना पड़ेगा, डीप प्लाज्मिलाइज्ड कंडीशन भी ध्यान में लेकर चलना पड़ेगा, नहीं तो खिचड़ी एक बार दिमाग में पक जाएगा ना, तो सब दिन कच्चा ही रहेगा, वो पूरा नहीं पक पाएगा, ठीक है। तो इसलिए दिमाग में डीप प्लाज्मिलाइज्ड कंडीशन को भी लेके चलना। ओके, अब अगला स्टेप बताते हैं। ये सब कुछ आपका टेस्ट ट्यूब में है, 3 टाइप का सेल है, कल्चर, सस्पेंशन है, ठीक है। अगला स्टेप ये करना है अब आपको, ये टेस्ट ट्यूब अब आप रख दो, अब आप करो क्या, कल्चर मीडियम तैयार करो प्लेट पे। उस प्लेट को हम लोग बोलते हैं अगार प्लेट, मतलब कोई भी प्लेट, कल्चर प्लेट। अगार प्लेट क्यों बोल रहे हैं, तो देखो ये मान लो आपका क्या है, प्लेट है, किस कलर से ले लो, ये ले लो, ये है आपका प्लेट, ठीक है। तो इसको मैंने बोला मास्टर प्लेट। क्या बोला मैंने इसको, मास्टर प्लेट। अच्छा, मैंने इसको मास्टर प्लेट क्यों बोला, तो समझना ध्यान से, ठीक है। इस टाइप से होता है, स्टैंड लगा होता है उसमें, ठीक है। अब इसके ऊपर मैंने हर वो इसेंशियल चीजें डाली जो बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए चाहिए था। देखो, मैंने हर वो इसेंशियल चीजें डाल दिया जो उस बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए चाहिए था, डाल दिया। ओके, इसको मैंने क्या नाम दिया है, मास्टर प्लेट। इसको मैंने क्यों नाम दिया मास्टर प्लेट, आपको थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा। ये क्या है, मास्टर प्लेट है। मास्टर वो होता है जो रियल में जहां से चीजें स्टार्ट होती है। मैं आपको ज्ञान दे रहा हूं, तो ज्ञान कहां से स्टार्ट हो रहा है, मेरे से आप तक। तो स्टार्टिंग पॉइंट में हो तो मैं हो गया मास्टर, मेरा मास्टर कोई और है, वहां से ज्ञान मुझे आया था, तो आपके लिए हो जाएगा मास्टर का मास्टर। खैर छोड़ो, मैं आपका मास्टर, तो ज्ञान यहां से जा रहा है, तो ये मास्टर हो गया। अब यहां से कुछ आगे जाएगा, इसलिए इसको नाम मास्टर दिया। ओके, अब क्या होगा, अब आप इस पे एक एंटीबायोटिक डाल दो। और कौन सा एंटीबायोटिक डालो, पहले मैं आपको बता रहा हूं, आप यहां पे डाल दो एम्पलीसिलिन। डाल दिया, तो कल्चर मीडियम, ये ब्लू वाला येलो येलो क्या है, कल्चर मीडियम है, हर वो न्यूट्रिएंट है जो बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए चाहिए। और ये क्या है जल्दी बताओ, एम्पलीसिलिन है एंटीबायोटिक। एम्पलीसिलिन। और ये क्या है, ये कल्चर ग्रोथ है, सीजी लिख दूं, कल्चर ग्रोथ, लेकिन ग्रोथ के लिए जो भी कल्चर चाहिए, सॉल्यूशन डाल दिया। अब आप क्या करो, इससे निकाल के, अच्छा एक बात सुनना ध्यान से, ये जो टेस्ट ट्यूब में सैंपल बनाए हो अच्छा खासा अमाउंट में बनाना, ठीक है, बाद में दोबारा सारा प्रोसीजर ना करना पड़े। या तो अच्छा खासा अमाउंट में बनाना, या नहीं तो इसको एक बार टेस्ट ट्यूब में करके इसको कुछ समय के लिए छोड़ देना, बैक्टीरिया का नंबर बढ़ जाएगा, उसमें कल्चर मीडियम डालते रहना बस, ठीक है। अब इसमें से कुछ सैंपल आप क्या करो, यहाँ पे डाल दो। अच्छा, जैसे ही डाला तो सुना ध्यान से, यहाँ पे आपको सारे बैक्टीरिया इधर उधर मिलेंगे,
हाँ बिल्कुल मिलेंगे। तो बैक्टीरिया कॉलोनी में ग्रो करते हैं, सिंगल बैक्टीरिया ग्रो कभी नहीं करता है। तो मान लो कि एक बैक्टीरिया का कॉलोनी यहाँ पे है, एक बैक्टीरिया का कॉलोनी यहाँ पे है, एक बैक्टीरिया का कॉलोनी यहाँ पे है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। समझना ध्यान से। तो बताओ ये जो मैं डॉट दिखाया हूँ ये एक बैक्टीरिया है या कई सारे बैक्टीरिया का ग्रुप है, कॉलोनी है? कॉलोनी है। तो मैं इसको नंबरिंग दे रहा हूँ 1 2 3 4 5 कॉलोनीज है सपोज दैट। अरे भाई ऐसे कई सारे कॉलोनीज होंगे, ठीक है, सपोज दैट मैंने बोला 5 कॉलोनीज हैं। ये आपका मास्टर प्लेट है भाई साहब, ध्यान रखना। अब अच्छा सॉरी मास्टर प्लेट पे आप एम्पलीफायर यूज नहीं करोगे अभी, रुक जाओ अभी एम्पलीफायर यूज नहीं किए हो, ओके, क्योंकि मास्टर प्लेट बर्बाद हो जाएगा तो फिर आपको दिक्कत होगा। अभी आप एम्पलीफायर यूज ना करें, आप उससे बचें अभी आप, ठीक है। तो मास्टर प्लेट पे आपने क्या किया है बोला, बताओ जल्दी से, जस्ट आपने क्या किया यहाँ पे मास्टर कल्चर प्लेट पे? ग्रोथ डाला। कल्चर ग्रोथ डाला और बैक्टीरिया को डाला तो बैक्टीरिया ग्रो कर गया, ठीक है, ओके। अब आपको क्या करना है, नायलॉन सीट लेके आना है, नायलॉन सीट या नाइट्रोसेल्युलोज मेम्ब्रेन, उस दिन भी समझाया था, याद है, ठीक है। तो उससे क्या होता है, वो भी आपको पता है, आप जो ये कल्चर प्लेट जिस साइज का लाए हैं उसी साइज का आपका वो नायलॉन सीट होना चाहिए। तो ये मान लो कि मैंने इस साइज का नायलॉन सीट ले आया, ये मान लो नायलॉन सीट है, ये आपका नायलॉन सीट है, ओके, सेम साइज का है, ओके। तो आपने करना ये है, ये नायलॉन सीट है और करना ये है, इसके नीचे से आप वुडन ब्लॉक लगा दो, क्या करो, इस टाइप से वुडन ब्लॉक लगा दो। तो क्या होता है, जैसे इस टाइप से आप नीचे वुडन, इस टाइप से नीचे क्या करो, वुडन ब्लॉक लगा दो। अरे समझ लो यार कैसे समझाऊं, मतलब इस टाइप से, ठीक है। इसके नीचे आप क्या किए, वुडन ब्लॉक लगा के उसको एडजस्ट किए हुए हैं, ठीक है, ऐसे। अब आपने मतलब ऐसे समझो ना, ऐसे कि ये मान लो क्या है आपका पूरा का पूरा नाइट्रोसेल्युलोज मेम्ब्रेन है या नायलॉन सीट है, मेम्ब्रेन। और ये मान लो क्या आपका मास्टर प्लेट है। तो आप इसके साथ ये वुडन ब्लॉक फिक्स किए हुए हैं, ठीक है। अब इसको इसके ऊपर ऐसे रख के हटाना है, जैसे थंब वो स्टंप करते हैं ना, स्टंप वो जो मोहर मारने वाला स्टंप थंब होता है, इम्प्रेशन। थंब एंड इम्प्रेशन। तो उसको बस हल्के जोर से भी नहीं करना, हल्के से सटाना है और उठा लेना है। तो बताओ जब आप इसको यहाँ पे रखोगे, किसको, ये पूरा का पूरा सेटअप आपका यहाँ आएगा। तो जब ये सेटअप यहाँ आएगा, जब ये पूरा का पूरा सेटअप यहाँ आएगा, ये पूरा का पूरा सेटअप इसके ऊपर आएगा, तो बताओ क्या इसमें हर उस जगह पर दाग लग जाएगा बैक्टीरिया का जहां पर इस वाले में बैक्टीरिया है, यहां पर, यस सर। यहां यस पर, सर। यहां पर, यहां पर, एकदम एजिटीज वहीं लगेगा जहां पे उसमें है, एजिटीज वहीं लगेगा। तो ये क्या था बताओ जल्दी से, ये था आपका नाइट्रोसेल्युलोज मेम्ब्रेन, नाइट्रोसेल, अरे मेम्ब्रेन लिख देता हूँ यार, वो नाइट्रोसेल्युलोज हो या फिर नायलॉन सीट हो, ठीक है, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, ओके। अच्छा इस कल्चर ग्रोथ में ध्यान रखना एक मेन इंपॉर्टेंट चीज जो हम लोग डालते हैं, अगार अगार। ये बैक्टीरिया के कल्चर ग्रोथ के लिए सबसे यूनिवर्सल कल्चर ग्रोथ है, अदरवाइज वेरी करता है, बहुत सारे कल्चर मीडियम में मोस्ट कॉमनली यूज्ड अगार अगार है। तो मास्टर प्लेट पे आपने अगार अगार डाला था, ओके। अब बताओ जल्दी से, जैसे आपने यहाँ पे बैक्टीरिया का कॉलोनी यहाँ पे ट्रांसफर कर लिया है, तो तुरंत उसके बाद आप क्या करोगे, ये नाइट्रोसेल्युलोज मेम्ब्रेन जहां पे सेटअप क्या हुआ है उस पर क्या डालोगे, कल्चर ग्रोथ डाल दोगे, ताकि बैक्टीरिया एकदम ग्रो करना शुरू हो मरे जाए, नहीं। मरे नहीं, ठीक है, कर दिए शुरू, ओके। अब हम इसको क्या बोल रहे हैं, बोल रहे हैं रेप्लिका प्लेट। इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, रेप्लिका मतलब क्या होता है, फोटोकॉपी। फोटोकॉपी। तो फोटोकॉपी बना लिए, ओके। अब आप क्या करो, डालो एम्पलीसिलिन एंटीबायोटिक, क्या डालो, एम्पलीसिलिन एंटीबायोटिक। अच्छा तो मुझे जल्दी से बताओ, जब आप एम्पलीसिलिन एंटीबायोटिक डाले, तो एम्पलीसिलिन एंटीबायोटिक डालने के बाद आपने ऐसा ऑब्जर्व किया कि यहां पर के बैक्टीरिया यानी कि नंबर 1 और नंबर 5 वाले बैक्टीरिया मर गए। तो जल्दी से बताओ, जैसे आपने देखा नंबर 1 नंबर 5 वाले बैक्टीरिया मर गए, तो आपने क्या कंक्लूड किया, जल्दी बताओ, आपने क्या कंक्लूड किया, नॉन रिकॉम्बिनेंट नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। कौन मरता है एम्पलीसिलिन डालने से, देख लो साइड में लिस्ट डाला हुआ है,
नॉन ट्रांसफॉर्मेंट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट। यानी कि आपने कंफर्म कर लिया। क्या सृष्टि, नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा है सर। नहीं आ रहा है तो भाग उसमें जाए इधर से। वो थर्ड वाला आ रहा है सर। नॉन ट्रांसफॉर्मेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट हमारा है, ये आप कंफर्म कर लिए। अच्छा, पहले अम्पलीसिलिन नहीं डालना, टेट्रासाइक्लिन नहीं डालना। क्यों नहीं डालना अभी आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा एक बार बताओ, ये जो अम्पलीसिलिन वाला स्टेप है, अगर आप यहाँ मास्टर प्लेट पे कर लेते क्या कोई प्रॉब्लम आता? अम्पलीसिलिन वाले स्टेप में प्रॉब्लम नहीं आता है, नहीं आता है, बताते हैं क्यों। अगर आपका यहाँ पे मरा कौन है? नॉन ट्रांसफॉर्मेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट, वो तो ऐसा ही आपका काम का नहीं था। तो अगर यहाँ पे आपका ये मर ही जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आता, नहीं आता प्रॉब्लम, आप यहाँ पे भी यूज कर सकते थे। मगर मैं आपको एक्यूरेसी के लिए बता रहा हूँ कि आप मास्टर प्लेट को मास्टर ही रहने दें, एज इट इज रहने दें, उसमें छेड़छाड़ ना करें। अदरवाइज आपका किताब अम्पलीसिलिन मास्टर प्लेट में यूज कर लिया एनसीईआरटी में। इन जनरल लैब में हम लोग मास्टर प्लेट को छेड़ते नहीं है, रेप्लिका प्लेट पे ही पहले डालते हैं। अम्पलीसिलिन डाला तो बताओ नॉन ट्रांसफॉर्मेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट मर गया। अदरवाइज आप यहाँ पे यूज करेंगे अम्पलीसिलिन तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ध्यान ध्यान रखना, ठीक है। हाँ, अब क्या करेंगे, अब डालेंगे इसमें कौन सा एंटीबायोटिक? टेट्रासाइक्लिन। तो अब टेट्रासाइक्लिन। हम कौन सा एंटीबायोटिक डालने जा रहे हैं? इसके बाद, मरने के बाद अब डालने जा रहे हैं टेट्रासाइक्लिन। तो जैसे ही हमने टेट्रासाइक्लिन डाला तो हमने ऐसा देखा कॉलोनी नंबर 4 मर गया। तो बताओ आपने क्या इंटरप्रेट किया? सुना ध्यान से, टेट्रासाइक्लिन से कौन मरने रिकम्बिनेंट वाला है? वाला होगा। हाँ, ये आपका ये मरा है ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट। मैंने भी थोड़ी देर पहले बोला था कि आप अम्पलिन यहाँ पे, अम्पलीसिलिन यहाँ पे डाल दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कर सकते हो काम। लेकिन टेट्रासाइक्लिन यहाँ गलती से भी मत डाल देना भाई साहब, बताता हूँ क्यों, ये नहीं जा सकता यहाँ। एक बात बताओ, आप बोलोगे सर ये टेट्रासाइक्लिन डालने पे मरा कौन? ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट। तो सर वो तो काम का था, उसको तो आप मार दिए, वो तो काम का था, ये तो फोटोकॉपी में भर है। इसीलिए तो फोटोकॉपी बनाया था। और इसीलिए तो कह रहा हूँ मास्टर प्लेट पे वो टेट्रासाइक्लिन मत डाल देना गलती से भी। समझ में आ रहा है? तो लैब में क्या होता है ना, कुछ अजीबोगरीब बच्चे पहुंच जाते हैं जो पढ़ने लिखने वाले नहीं होते हैं, कई बार गलती से आरक्षण का सहारा लेके या कुछ वे एग्जाम में चोरी चारी चकारी करके किसी तरीके से एंट्रेंस एग्जाम निकाल के पहुंच जाते होते हैं यूनिवर्सिटी। इस टाइप के बच्चे अक्सर लैब में इस ऐसी बड़ी बड़ी गलतियां करते हैं और लैब का भी नुकसान कराते हैं और खुद का भी नुकसान कराते हैं। आपको रेप्लिका प्लेट पे डालना था क्या? टेट्रासाइक्लिन। और रेप्लिका प्लेट पे आपको पहले टेट्रासाइक्लिन नहीं डालना है, पहले अम्पलीसिलिन डालना है। आप अम्पलीसिलिन डाल के क्या किए बताओ? एक तरीके से आप नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को ट्रांसफॉर्मेंट से अलग कर दिए। हेलो, यस सर। क्योंकि जब आपने अम्पलीसिलिन डाला तो अम्पलीसिलिन डालते ही आपका ये तो मर गया, तो ये तो क्या था? नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। तो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट अलग हो गया ना, ट्रांसफॉर्मेंट बच गया, तो ये आपका अम्पलीसिलिन यूज से हो गया। अब जब आपने टेट्रासाइक्लिन डाला तो टेट्रासाइक्लिन डालने के बाद आपका ये मर गया, तो बताओ आपने क्या किया? ट्रांसफॉर्मेंट में रिकॉम्बिनेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट को अलग कर लिया। कैसे? ये वाला कॉलोनी मर गया ना, यानी कि नंबर 3 मर गया, यानी कि आप कंफर्म हो गए नंबर 3 कौन है? नंबर 3 कौन है? ट्रांसफॉर्मेंट ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट। एंड तो अब रिकॉम्बिनेंट। आप जाएंगे मास्टर प्लेट में, और मास्टर प्लेट में चाकू से ये पूरा एरिया का जो जेल है ना, यहाँ पे मैंने क्या बोला, अगर अगर जेल है, अब आप चाकू से क्या करेंगे, इस पूरे एरिया को काट लेंगे, जेल को, ठीक है। अगर मान लो 3 और 4 दोनों आता तो क्या करते? इसको भी काट लेते। फॉर एग्जाम्पल मैंने बताया, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है यहाँ पे। तो आप 3 वाले एरिया को काट लेंगे एकदम सेपरेटली, आहिस्ते आहिस्ते, और काट के निकाल के इसको अलग टेस्ट ट्यूब में लेके जाएंगे और बैक्टीरिया को ग्रो करा लेंगे। ट्रांसफर हो चुका, मुबारक को, आपके सामने वो रिकम्बिनेंट सेल मिल चुका है जिसके अंदर आपका सक्सेसफुल ट्रांसफर हो चुका है। तो एक बात बताओ, आप जो यहाँ ये सेलेक्ट हो गया, सेलेक्ट कर चुके हैं आप जो ये सेलेक्ट किए हैं, दिस मेथड इज कॉल्ड रेप्लिका प्लेट मेथड। इस सिलेक्शन में, स्क्रीनिंग में आपको कौन हेल्प कर रहा है? सेलेक्टेबल मार्कर जीन, सेलेक्टेबल मार्कर जीन, अम्पलीसिलिन रेसिस्टेंसिन एंड टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंसिन। पहले कौन यूज हुआ है? अम्पलीसिलिन रेसिस्टेंसिन अम्पलीसिलिन। to differentiate ट्रांसफॉर्मेंट एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। आफ्टर दैट कौन यूज हुआ है? टेट्रासाइक्लिन टेट्रासाइक्लिन। रेसिस्टेंसिन टू डिफरेंशिएट
नॉन रिकम्बिनेंट और रिकम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट। और इस तरीके से दोनों को दोनों एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन एज अ सेलेक्टिव और मार्कर जीन काम में आ रहा है और आपका सिलेक्शन हो रहा है। उसके बाद क्या करेंगे तो बताओ, लैब लेवल पे प्रोटोकॉल तैयार हो गया। तो अब तक काम कौन कर रहे थे? रिसर्चर, साइंटिस्ट। कहां पर? लैब में। लैब में टेस्ट ट्यूब लेवल पर काम कर रहे थे। तो जी इन्होंने जो कुछ भी काम किया है, तो क्या ये पूरा का पूरा प्रोटोकॉल उन्होंने नोट किया होगा? ऑब्वियसली किया होगा भाई, इतना बड़ा नोवेल्टी वो करने जा रहे हैं, ऑब्वियसली क्या होगा। तो अब क्या होगा, ये पूरा प्रोटोकॉल वो क्या करेंगे, रिसर्च अगर ऑन गोइंग चल रहा है तो उनका रिसर्च का लास्ट स्टेप होता है रिसर्च रिपोर्ट। अब वो जो भी फंडिंग एजेंसी उनको पैसा दी थी, फंडिंग दी थी, अब वहां पे वो रिसर्च रिपोर्ट सबमिट करेंगे विथ प्रोटोकॉल। और अब क्या होगा, वो पर्टिकुलर फंडिंग एजेंसी उस रिसर्च रिपोर्ट को बेचेगी। किसको? इंडस्ट्रीज को। इंडस्ट्रीज इज जस्ट लाइक बिजनेस। बिजनेसमैन जो होते हैं वो लोग इंडस्ट्रीज चलाते हैं। तो इंडस्ट्रीज में मजदूरों के साथ मिलकर रिसर्चर और साइंटिस्ट, देखो वहां पे भी रिसर्चर होता है, वहां पे भी साइंटिस्ट होता है, मगर वो इंडस्ट्रीज में प्रोटोकॉल बनाते नहीं है, प्रोटोकॉल तैयार नहीं करते हैं, बना बनाया प्रोटोकॉल खरीदते हैं। पेटेंट कराते हैं दूसरे का। जैसा मैंने रिसर्च किया कुछ, तो अब मैं उसको क्या कर लिया, अपने नाम से पेटेंट करा लिया, अब मैं उसको बेचूंगा। मैंने कुछ ऐसा डिस्कवर कर लिया तो मुझे लगता है इसका मार्केट में बहुत डिमांड है, मैंने पेटेंट करा लिया, पेटेंट कराने में मुझे 5 लाख 10 लाख खर्चा आया। अब मैं बोल रहा हूं मार्केट का डिमांड देख के कि मैं इस पेटेंट को 10 करोड़ में बेचना चाह रहा हूं, और कई सारी इंडस्ट्री मुझे अप्रोच करेगी। कोई बोलेगा मैं 8 करोड़ दूंगा, कोई बोलेगा 7 करोड़ देगा, कोई बोलेगा 10 करोड़ देगा, मैं उसको 10 करोड़ में बेच दूंगा। अब वो पेटेंट उसके नाम से हो जाएगा। अब वो उस प्रोटोकॉल को यूज करके वो प्रोडक्ट बनाएगी और मार्केट में बेचेगी, मेरा उसमें कोई रोल नहीं। या तो मैं पूरा का पूरा पेटेंट उसको बेच दूं, या तो शेयरिंग में बोलूं कि 10 करोड़ में बेचूंगा, ऊपर से तुम्हारे सेलिंग का 50% मुझे चाहिए। अब ये प्योर बिजनेस हो गया। जो आईपीआर का पार्ट हो जाता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट हो जाता है, वो अलग सेगमेंट चला गया, वो रिसर्च का बिजनेस वाला पर्पस हो गया। और रिसर्चर का लास्ट पर्पस वही होता है, करोड़ों करोड़ में पैसा कमाना। लेकिन इसके लिए इतना दिमाग लगाना पड़ता है लैब में बैठ के, तब जाके वो इंडस्ट्रियल लेवल पे चला। वो हम चर्चा करेंगे, कल करेंगे उसकी चर्चा। तो यहां तक का सारा प्रोटोकॉल आपको रेडी है। अब लेकिन इसमें एक तरीका और है हमारे पास। हमने अब तक रेप्लिका प्लेट मेथड में सिलेक्टेबल मार्कर जीन के